हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 23वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की चर्चा करने वाले हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ बना है सन 2000 में और ये अधिनियम है 1960 का। ऐसा क्यों? तो यह अधिनियम सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 कहा जाता है। अब क्योंकि इसे को ही छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के नाम से हम पढ़ते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जनता आपस में मिलकर जो सोसाइटी निर्मित करती है उसे वैधानिक या यूँ कहें कि कानूनी मान्यता देना। जनता के द्वारा आपस में मिलकर के कई प्रकार के सोसाइटी डेवलप किए जाते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे किसान मिलकर के फूड या ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो आपस में मिलकर के एक कृषक समूह का निर्माण कर सकते हैं। मान लो कोई बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के शहद उत्पादन कर रहे हैं, तो वे हनी प्रोडक्शन सोसाइटी बना सकते हैं। या हो सकता है कि कुछ महिलाएं आपस में मिलकर के घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग चला रही हों, तो वो कुछ महिला समूह बना सकती हैं। ठीक है, ये सभी सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत किए जाते हैं और इन सभी को रेगुलेट करने के लिए ही सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 लाया गया है और जिसको छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया है। ठीक, तो इसके उद्देश्य क्या हैं? इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक संगठनों को या लोकतांत्रिक जो साधन है, जनता जो आपस में मिलकर के समूह बना रहे हैं, उनको मान्यता देना, स्वैच्छिक संगठनों को मजबूत बनाना, इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाना। जो सदस्य हैं किसी सोसाइटी समूह में, जो सदस्य हैं उनमें सहभागिता और उनका प्रशासन नियंत्रित रखना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं इस अधिनियम के। अब हम इसके धारा नंबर 3 की ओर चलते हैं। धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। यहाँ पे जो परिभाषाएं दी गई हैं वो आप चाहें तो एक बार स्टडी कर सकते हैं। हमारे इस टॉपिक के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैं सीधा धारा 3 पे चर्चा करता हूँ। धारा 3 में बताया गया है रजिस्ट्रार के बारे में। सोसाइटी का रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का मतलब है सोसाइटी को रजिस्टर करने वाला या सोसाइटी को पंजीकृत करने वाला। अब इसका मतलब क्या है? जब भी कोई सोसाइटी बनाई जाएगी तो इसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। अगर आप सरकारी लाभ लेना चाहते हैं तो उस सोसाइटी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है और इसके लिए राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है। और जब कोई व्यक्ति या जब कोई अधिकारी रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रहा होता है, उस समय उसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं। इस पूरे सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए उनके पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं। ठीक, तो रजिस्ट्रार कौन है? वह व्यक्ति जो इन सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण करता है या उन्हें मान्यता प्रदान करता है। मतलब उनके डॉक्यूमेंट पे, पंजीकरण पे साइन करने वाला यह व्यक्ति प्रमुख होता है। इसके बाद में है धारा नंबर 6। धारा 6 में बताया गया है रजिस्ट्रीकरण की शर्तें या किसी समूह को सोसाइटी के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए क्या क्या शर्तें होंगी। इसके लिए सबसे पहली और प्रमुख शर्त है कि कम से कम 10 व्यक्ति होने चाहिए और वे 10 सक्षम व्यक्ति होने चाहिए जो सोचने समझने या आयु के हिसाब से सक्षम हैं इस सोसाइटी में सदस्य बनने के लिए। और ये सभी 10 सदस्य अलग अलग परिवारों के होने चाहिए। ठीक, कानून की भाषा में चीज़ों को बहुत तथ्यात्मक रूप से और बहुत स्पष्ट तरीके से लिखना आवश्यक होता है, इसीलिए यहाँ पे सक्षम और अलग परिवारों का जिक्र किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अधिनियम का दुरुपयोग करने के लिए हो सकता है कोई व्यक्ति 10 बच्चों का समूह बना ले। अब वो बच्चे तो सक्षम नहीं है किसी सोसाइटी का के क्रियाकलाप में भाग लेने के लिए। ठीक, या कोई व्यक्ति अपने ही परिवार के 10 अलग सदस्यों को मिला करके एक सोसाइटी का निर्माण कर ले और ऐसी कंडीशन में वे सभी, क्योंकि एक ही परिवार के हैं, इसीलिए उनका लाभ भी एक होगा और वे अपने व्यक्तिगत हित के हिसाब से कार्य करेंगे, न कि समाज के हित के हिसाब से काम करेंगे। इस समस्या से बचने के लिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि 10 व्यक्ति, कम से कम 10 व्यक्ति होने चाहिए जो कि पर्सनल कैपेसिटी में कैपेबल हैं
डिसीजन लेने के लिए, और ये सभी 10 व्यक्ति अलग परिवारों के होने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि प्राथमिक सोसाइटी में, अगर कोई सोसाइटी प्राथमिक सोसाइटी है, ऐसी कंडीशन में उसमें कम से कम 33% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। तो ये धारा 6 महत्वपूर्ण है, रजिस्ट्रीकरण की शर्तें। इसके बाद में है धारा नंबर 10, कौन कौन से प्रकार के सोसाइटी हो सकते हैं। सोसाइटियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा ये बताया गया है धारा नंबर 10 में। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि इस विशेष प्रकार की ही सोसाइटी हो सकती है। यहाँ पे कई प्रकार के सोसाइटी का जिक्र किया गया है, जैसे कि उपभोक्ता सोसाइटी हो सकती है, बहुत सारे कंज्यूमर है, वो आपस में अपने हितों को संरक्षित करने के लिए एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, इसको हम कहेंगे कंज्यूमर सोसाइटी। अगला है कृषि फर्म सोसाइटी, बहुत सारे कृषक हैं, वो अपने उत्पादन को ठीक मूल्य में बेचने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए अगर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, इसे हम कृषि फर्म सोसाइटी कह सकते हैं। गृह निर्माण सोसाइटी, बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं, गृह निर्माता हैं, वे आपस में मिल करके एक सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, ताकि जो गृह निर्माण का जो मार्केट है, जो बाज़ार है, उसे नियंत्रित किया जा सके। अगला है औद्योगिक सोसाइटी, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, वे आपस में मिल करके सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तिगत हित हैं। एक उद्योगपति सरकार से कुछ मांग करेगा तो हो सकता है उनकी मांग को सुना ना जाए, लेकिन बहुत सारे उद्योगपति जो समूह में हैं, उनका अगर लीडर जाकर के बात करेगा, सरकार के सामने अपना पक्ष रखेगा, तो उनकी एक लक्ष्य भी है और उनकी बात हो सकता है सुनी जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ही प्रकार के हितों को साझा करने वाले लोग आपस में मिल करके सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे वर्गीकरण में कोई लिमिट नहीं है कि इस विशेष प्रकार से किस कैटेगरी का कोई सोसाइटी हो सकता है। अलग अलग लोगों के उद्देश्य हैं, अलग अलग हित हैं, और उन हितों को साझा करने वाले लोग अपने हिसाब से सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। अगला है सोसाइटी की सदस्यता के बारे में बताया गया है, कौन व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य हो सकता है। इन सभी के बारे में धारा नंबर 19 में जिक्र किया गया है। वह व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए पात्र है और जो सदस्य बन सकता है, उन सभी के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला, कोई व्यक्ति जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम हो, मतलब कोई व्यक्ति जो एग्रीमेंट करने के लिए सक्षम हो। और इसका सीधा सा मतलब है कि कोई व्यक्ति जो बालिग है, बालिग होने का मतलब है कि वो अपने फैसले स्वयं ले सकता है। 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति बालिग कहा जाता है भारत में कानून की भाषा में, ठीक है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन कोई सक्षम व्यक्ति सदस्य बनने के लिए, किसी समिति का, किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए योग्य है। अगला है कोई अन्य सोसाइटी। अब इसको जरा समझिएगा, बहुत सारे लोगों से मिल करके एक सोसाइटी बनाई गई, एक सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। एक और ऐसी सोसाइटी है, डिफरेंट पर्पस से या हो सकता है सेम पर्पस से, दोनों ही कृषि से संबंधित सोसाइटी हो सकता है कि एक और ऐसी सोसाइटी है। तो एक सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स हैं, एक ऐसी भी संभावना है कि ये तीनों सोसाइटी मिल करके इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे काम करें। ए, बी और सी, ये तीनों सोसाइटी मिल करके एक नई सोसाइटी का निर्माण करें। इसे हम एक पृथक सोसाइटी कहेंगे, जिसमें कि इन तीनों के ही हेड या चीफ यहाँ पे शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सोसाइटियों का सोसाइटी, ठीक है। छोटी छोटी सोसाइटियों को शामिल करके एक बड़ी सोसाइटी बना दिया गया, जिसमें कि हर एक सोसाइटी एक इंडिविजुअल के रूप में कार्य करती है। मतलब यहाँ पे अन्य सोसाइटी को मिला करके भी एक सोसाइटी बनाया जा सकता है। इसके अलावा कोई पंजीकृत लोक न्यास, कोई पंजीकृत लोक न्यास भी सोसाइटी का सदस्य हो सकता है। अगला है कोई फर्म, फर्म का मतलब है कोई कंपनी, कोई एक बिजनेस यूनिट, कोई फर्म, कोई कंपनी या कोई कॉरपोरेट ऑफिस, कोई निगमित निकाय, ये सभी आपस में मिल करके एक सोसाइटी बना सकते हैं या सोसाइटी के रूप में सोसाइटी के सदस्य के रूप में वहाँ पे शामिल हो सकते हैं, ठीक। तो धारा 19 में सदस्य बनने के लिए योग्यता बताई गई है या फिर कंडीशंस बताए गए हैं कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे सदस्य बन सकता है। अगला है
धारा नंबर 19 क, सदस्यता से निरर्हता। कौन सी कंडीशन है जिसमें सदस्य यहाँ पर, कोई व्यक्ति यहाँ पे सदस्य बनने का पात्र नहीं रह जाएगा? इसमें सबसे पहला कंडीशन बताया गया है दिवालिया होना। कोई व्यक्ति अगर दिवालिया घोषित किया जा चुका है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति किसी किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा। अगला है, किसी व्यक्ति ने नैतिक आचरण में या नैतिक अधमता किया है, मतलब इसने कोई ऐसा कार्य किया है जो कि नैतिक रूप से ठीक नहीं माना जाता है, कोई नैतिक अपराध किया है, जैसे किसी महिला का यौन शोषण किया है, कभी चोरी डकैती किया है, ऐसा कोई व्यक्ति है, अपराधी है, उसको हम सदस्यता नहीं देंगे। ये चीज़ निरर्हता में शामिल किया गया है कि ऐसा कोई अपराधी है तो उस व्यक्ति को सदस्यता देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला है, सिविल न्यायालय से संबंधित कोई अपराधी घोषित हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सिविल न्यायालय के द्वारा, मतलब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया है, उस व्यक्ति को यहाँ पे निरर्हता घोषित किया जाएगा, मतलब उसे सोसाइटी का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की हम चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पे अस्पृश्यता से संबंधित कानूनों को लागू किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो समाज में अस्पृश्यता को बढ़ावा देने का अपराधी है, ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी की सदस्यता नहीं दी जाएगी। और अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई ऐसा सदस्य जो सोसाइटी के कारोबार के बराबर ही जिसका कोई व्यक्तिगत कार्य हो, मतलब हो सकता है कि एक मिल्क यूनियन बनाया गया है, ठीक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है जो कि मिल्क प्रोडक्शन करता है, उसी के पैरेलली किसी व्यक्ति का, इनमें से कोई सदस्य है, मान लो सदस्य ए है, उस सदस्य का अपना पर्सनल बिजनेस भी है, इसका व्यक्तिगत बिजनेस भी है, दुग्ध व्यापार का पर्सनल डेयरी भी है। ऐसी कंडीशन में जो ए व्यक्ति है उसको निरर्हता घोषित किया जाएगा, क्योंकि वह सोसाइटी के बिजनेस को खराब कर सकता है अपने पर्सनल बिजनेस के हित में, ठीक है। तो निरर्हता में ये 3-4 चीज़ें हमने देखी। कोई व्यक्ति जो दिवालिया घोषित किया जा चुका है, कोई व्यक्ति जो नैतिक अपराध का दोषी है, कोई व्यक्ति जो अस्पृश्यता संबंधी अपराध का दोषी है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी के ही बराबर अपना निजी कार्य कर रहा हो। ऐसा हर व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए अर्हता खो देगा। अगला है धारा नंबर 19 ग। सिर्फ वही धाराएं हम चर्चा कर रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है या एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। 19 ग में बताया गया है सदस्यों का निष्कासन। पहली कंडीशन में तो हमने देखा कि कौन सा व्यक्ति सदस्य बनने के लिए अयोग्य है, शुरुआत में ही अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कोई सदस्य बन चुका है उसको सदस्यता से बाहर करना है, उसकी सदस्यता छीनना है। ऐसी कंडीशन में कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? तो यहाँ पे पहला कारण बताया गया है कि अगर वह सोसाइटी की छवि को क्षति पहुँचाता है, कोई उसका कुछ निजी रूप में कुछ ऐसा कृत्य है जिसके कारण सोसाइटी की छवि को क्षति पहुँचती है, सोसाइटी की साख को क्षति पहुँचती है, ऐसे व्यक्ति को निष्कासित किया जाएगा। दूसरा है जो अपने सदस्यता के दौरान झूठ बोल करके या छल कपट के द्वारा सदस्यता ग्रहण किया है, ऐसे व्यक्ति को उसका सच्चाई सामने आने पर निष्कासित किया जा सकता है। अगला है कोई ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी में शामिल होने के बाद अपना वही व्यापार पर्सनली भी शुरू कर लिया है, उसी जिस चीज़ के लिए सोसाइटी बनी हुई है उसी से संबंधित वह अपना पर्सनल बिजनेस भी शुरू कर लेता है, मतलब सोसाइटी के लिए प्रतिद्वंदिता साबित करता है। ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को बाहर किया जा सकता है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कि देनदारी बकाया है और जो पे नहीं कर रहा है, सोसाइटी में कई बार हमको कंट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है, ताकि सोसाइटी का बिजनेस ठीक से चल सके। और ऐसी कंडीशन भी होती है कि सोसाइटी हो सकता है आपको लोन प्रोवाइड किया हो। अगर किसी व्यक्ति ने सोसाइटी से लोन लिया है और उसको बार बार पे नहीं कर पा रहा है, उसको बार बार मौका दिया जा चुका है लेकिन पे नहीं कर पा रहा है, ऐसी कंडीशन में भी उसको निष्कासित किया जा सकता है, मतलब उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अगला है धारा नंबर 22।
धारा 22 में बताया गया है सोसाइटी का प्रबंधन। सोसाइटी के प्रबंधन के लिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जितने सदस्य हैं सभी को एक एक मत देने का अधिकार होगा, और जो सोसाइटी का बोर्ड बनाया जाएगा, मैनेजमेंट बोर्ड जो बनाया जाएगा, उसमें एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। सोसाइटी के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड में जितने सदस्य हैं सोसाइटी के, सभी को इन बोर्ड मेंबर्स के लिए एक एक वोट करने का अधिकार होगा अपनी तरफ से, और जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य उपाध्यक्ष होंगे उनकी संख्या कितनी हो सकती है, तो बोर्ड में कुल एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष हो सकते हैं। इस प्रकार से सोसाइटी का प्रबंधन चलाया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है बोर्ड की शक्तियाँ। बोर्ड की शक्तियों का मतलब क्या है? ये जो नियंत्रक बोर्ड या रेगुलेटिंग बोर्ड जो बनाया गया है, यह कौन कौन सी शक्तियाँ एक्सेस कर सकता है इस सोसाइटी के मैनेजमेंट को संभालने के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन है, पहली इनकी शक्ति है कि ये जो बोर्ड है वह सदस्यों की स्वीकृति एक्सेप्ट कर सदस्यों की सदस्यता एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नया व्यक्ति यहाँ पे सदस्य बनने के लिए अप्लाई करता है तो उसको स्वीकृति दे सकता है, या अगर कोई पहले से सदस्य है जो कि निष्कासन करने योग्य है, मतलब सोसाइटी को किसी प्रकार से क्षति पहुंचा रहा है, छल कर रहा है या अपना पर्सनल बिजनेस चला रहा है, ऐसी कंडीशन में उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सदस्यता देने और सदस्यता छीनने इसकी शक्ति होती है प्रबंधन बोर्ड के पास में। अगला है सभापति व अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन। ये जो बोर्ड है ये अपने अलग से सभापति और अन्य कुछ पदाधिकारी होते हैं सोसाइटी में, उन सभी के निर्वाचन के लिए यह बोर्ड बोर्ड के पास शक्ति होगी कि इनके चुनाव के लिए या इनके निर्वाचन के लिए किस प्रकार से वो प्रोसेस करना चाहते हैं। अगला है सभापति व पदाधिकारियों को पद से हटाना। ये जो बोर्ड होगा सभापति और पदाधिकारियों को निर्वाचित भी कर सकता है और उन्हें पद से हटाने संबंधी कार्यवाही भी कर सकता है। अगला है नीति निर्माण। सोसाइटी से संबंधित कुछ पॉलिसी बनानी है। भाई अलग अलग प्रकार की हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कोई मिल्क यूनियन हो सकता है, कोई फूड ग्रेन से संबंधित हो सकता है, कोई इंडस्ट्री उद्योगपतियों का एक समूह हो सकता है। तो हर एक बिजनेस में या हर एक सोसाइटी में जो रूल्स हैं वो तो सेम नहीं हो सकते हैं। तो हर एक सोसाइटी को रन करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल अच्छे रूल्स हैं वो बनाने का काम किसका है? इस बोर्ड का। साथ ही ये लेखा संबंधी भी कार्य कर सकते हैं और साथ ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? इसी बोर्ड की होगी। ठीक है, ये पॉलिसी मेकिंग करेंगे, अपना अकाउंट ऑडिट करवाएंगे और साथ ही जो अपना एनुअल रिपोर्ट है उसको भी मेंटेन करके रखेंगे और मांगे जाने पर सरकार के सामने पेश करेंगे या जिम्मेदार अधिकारी के पास उसको सबमिट करेंगे। अगला है धारा नंबर 49। यहाँ पे बताया गया है कि सोसाइटी वार्षिक सम्मेलन कब करेंगी और किस प्रकार से उनका प्रोसेस होगा। वार्षिक सम्मेलन के लिए एक कंडीशन ये दिया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर इनका वार्षिक सम्मेलन हो जाना चाहिए। कोई भी सोसाइटी उनका जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष क्या है हमारा? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर इनकी मीटिंग अवश्य हो जानी चाहिए। यह चीज़ धारा नंबर 49 में बताया गया है। अगला है धारा नंबर 74। धारा 74 में बताया गया है अपराध के बारे में। किस प्रकार के अपराध? कोई व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य है, अगर वो किसी भी प्रकार से सोसाइटी के क्रियाकलाप को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, इन सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इनमें बहुत सारे कंडीशन बताए गए हैं कि किनको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। सबसे पहला है कि कोई बोर्ड
या उसका कोई कर्मचारी, यहाँ पे बोर्ड गठित करने की बात की गई थी सोसाइटी के लिए, तो कोई बोर्ड या उसका कोई कर्मचारी मतलब वह सोसाइटी का ही सदस्य होगा, इन्होंने अगर जानबूझकर झूठा रिपोर्ट पेश किया है, यहाँ पे हमने देखा ना कि इनको वार्षिक रिपोर्ट सबमिट करना है या लेखा संबंधी रिपोर्ट बनाना है, अगर कोई बोर्ड या उसके कोई सदस्य झूठा रिपोर्ट या मिथ्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं, इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला है, सोसाइटी के पास कुछ फंड होते हैं, पैसे होंगे, उन फंड्स का मतलब निधियों का अगर दुष्प्रयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, ऐसी कंडीशन में उस सोसाइटी के खिलाफ अपराध दर्ज किया जा सकता है। अगला है जानकारी न देना। किस चीज़ की? अगर इन्होंने, सोसाइटी को ये पता है कि उनके अंदरूनी कार्यकलाप में कोई गड़बड़ी चल रही है और उस सोसाइटी ने जिम्मेदार अधिकारी तक यह जानकारी नहीं पहुंचाया है, ऐसी कंडीशन में भी इस क्रियाकलाप को अपराध माना जाएगा और सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगला है सबूत मिटाना। हर एक सोसाइटी को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है, वो अपने लेखा जोखा मेंटेन करेंगे, साथ ही सदस्यों का डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करेंगे। अगर वो सबूत उन डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मतलब जिम्मेदार व्यक्ति अगर वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए पहुँचा है और वो जो सोसाइटी है या उसके सदस्य हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो इसको कहा जाएगा कि वे सबूत मिटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, इस प्रकार कई सारी चीज़ें हैं जिनको कि सोसाइटी के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है और ऐसा करने पर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, अगला देख रहे हैं हम धारा नंबर 75। धारा 75 में बताया गया है शास्तियाँ या दंड, जिसको कि हम जुर्माने के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, शास्ति कहने का मतलब होता है उनको दंड दिया जाएगा। दंड में कुछ दूसरे प्रकार के दंड भी हो सकते हैं, लेकिन जब जुर्माने की बात आती है तो जुर्माना केवल आर्थिक रूप में लगाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में बेसिक से डिफरेंस है। शास्तियों को हम दंड भी कह सकते हैं, दंड के अंतर्गत जुर्माना भी शामिल है या किसी और प्रकार का दंड भी लगाया जा सकता है। हो सकता है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे, ये भी दंड की कैटेगरी हो जाएगा। ठीक, शास्तियों में इनके ऊपर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है धारा नंबर 74 के अंतर्गत, धारा नंबर 74 में वर्णित अपराधों के लिए। ठीक, धारा 74 में जो अपराध बताए गए हैं, ऐसा अपराध करता हुआ कोई सोसाइटी पाया जाता है तो उनके ऊपर में 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला है धारा नंबर 78। धारा 78 में बताया गया है कि अगर कोई सोसाइटी अपने खिलाफ दिए गए आदेश से अगर व्यथित है या वो उस आदेश के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, रजिस्ट्रार ने मान लो उनके खिलाफ 50,000 का जुर्माना लगा दिया और अब वे चाहते हैं कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगे, तो धारा 78 में बताया गया है कि इस अपील का क्रम क्या होगा या सोपान क्या होगा या हायरार्की क्या होगी। तो सबसे पहले कोई सोसाइटी संयुक्त रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हैं, उसके बाद में रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हैं और उसके बाद में जो विशेष अधिकरण बनाया गया होगा उसके पास अपील कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी सोसाइटी के विरुद्ध कोई दंड लगाया गया है सरकार के द्वारा या रजिस्ट्रार के द्वारा, तो संयुक्त रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हैं या रजिस्ट्रार और अपर रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हैं या अधिकरण के पास अपील कर सकते हैं। कोई भी एक स्पेशल बॉडी जिसको कि हम ट्रिब्यूनल कहते हैं, अगर कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल इनके लिए बनाया गया है तो उनके पास अपील कर सकते हैं। ये इनकी हायरार्की है। ठीक, इस प्रकार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हालांकि अभी तक यहाँ से कोई प्रश्न बना नहीं है, फिर भी हम जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं या अधिनियम हैं उनको पढ़ते हुए चल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।